हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ग्रोइंग अप एज अ लर्नर के सभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को 2016 से लेकर 2023 तक के विद आंसर शेयर कर रही हूँ। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले आप वेरी शॉर्ट प्रिपेयर कीजिए क्योंकि वेरी शॉर्ट जो है आपके 2 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 16 मार्क्स के होते हैं। फुल फॉर्म, डेफिनेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या एक दो लाइन में आंसर, इस तरीके से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर आप करेक्ट आंसर दे के आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी नंबर नहीं काटेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए अक्सर नंबर कटते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी कट जाते हैं, पर वेरी शॉर्ट में पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, इसलिए पहले वेरी शॉर्ट प्रिपेयर कीजिए। दो सब्जेक्ट के वेरी शॉर्ट मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के और पर्सपेक्टिव एंड सोशोलॉजिकल ऑफ एजुकेशन के। ठीक है, आज थर्ड सब्जेक्ट के सारे वेरी शॉर्ट को शेयर कर रही हूँ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2016 के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 10 में से आपको 8 करने होते हैं, तो ये सभी 2016 के क्वेश्चंस हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ना इसलिए लिख दी है ताकि आपको पीवाईक्यू ज़्यादा ना देखना पड़े। पीवाईक्यू में टाइम वेस्ट करने से बेटर है आप वीडियोस देख लो, आपको सारे पीवाईक्यू ऐसी तरीके से मिलेंगे। चलिए देखते हैं विद आंसर। अब फर्स्ट इज डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, किशोरावस्था के दौरान विकास। तो किशोरावस्था की जो स्टेज होती है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है जो 12 से 18 साल के बीच की होती है। इसमें व्यक्ति के अंदर शारीरिक, मानसिक और भावात्मक, सामाजिक हर तरीके से चेंजेस आते हैं। ठीक है, व्यक्ति की शेप में यानी कि उसकी आइडेंटिटी को एक शेप मिलती है। ठीक है, कि पढ़ लेते हैं क्या है कि एडोसेंस इज अ पाइवटल स्टेज कैटेगराइज्ड बाय प्रोफाउंड चेंजेस अक्रॉस फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल रियलम। इट्स अ टाइम व्हेन इंडिविजुअल गेन मोर ऑटोनॉमी एंड बिगेन टू शेप देयर आइडेंटिटी। ठीक है, कि शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तरीके से चेंजेस होते हैं और जब ये ऐसी एक एज होती है जब एक व्यक्ति की पहचान को शेप मिलती है। ठीक है, आकार मिलता है। मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर। देखिए टीचर की मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब एक टीचर जो है मेंटली प्रिपेयर होगा आपको पढ़ाने के लिए, तभी वो आपको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर इज इम्पॉर्टेंट फॉर देयर वेल बीइंग एंड एबिलिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। अगर किसी भी टीचर को कोई प्रॉब्लम है मेंटली, तो वो टीचर का जो माइंड है ना वो प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा किसी भी टाइप की एजुकेशन में। ठीक है, अगर क्लास में टीचर आपको पढ़ा रही है, सपोज या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे सर में दर्द है, फीवर है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो क्या मेरा ध्यान उस पर लगेगा किसी भी टॉपिक को समझाने पर? तो टीचर की मेंटल हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में। ठीक, नेचर ऑफ लर्निंग। द नेचर ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व एक्वायरिंग, रिटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग नॉलेज एंड स्किल थ्रू एक्सपीरियंस। कि आप लर्निंग कैसे सीख सकते हैं, क्या नेचर होता है लर्निंग का, कि जब आप किसी भी चीज़ को एक्वायर करते हैं, आप स्किल्स को एक्वायर करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, किसके माध्यम से? अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से या किसी और से। ठीक है, तो सुझाव की प्रकृति में अनुभव के माध्यम से ज्ञान कौशल प्राप्त करना, बनाए रखना, उपयोग करना शामिल है। फोर्थ इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान क्या होती है? तो देखिए सबसे पहले आप अगर ये जान जाएंगे प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, जो क्लास में टॉपर होते हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक, दे आर कॉल्ड गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, जो सीखने के लिए हमेशा कहते हैं उतावले रहते हैं। ठीक है, जिज्ञासा होती है कि वो हर तरीके से आगे रहें। ठीक है, उनको सीखने की हमेशा चाह रहती है। हम ये लाइन बोल सकते हैं कि आइडेंटिफाइंग गिफ्टेड चिल्ड्रन इन्वॉल्व recognizing exceptional abilities and potential across various domains such as intellectual, creative, artistic और leadership quality। ठीक है, कि प्रतिभाशालों की
प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान में बौद्धिक, रचनात्मक, कलात्मक या नेतृत्व गुणों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण क्षमता और क्षमताओं को पहचानना शामिल है। ठीक है, जो एक्सेप्शनल, जो बहुत आगे होते हैं बच्चे, ठीक है, हर तरीके से अव्वल होते हैं, तो वही गिफ्टेड बच्चे कहलाते हैं। तो उनकी जो बौद्धिक बुद्धि होती है, क्रिएटिविटी होती है या आर्टिस्टिक होते हैं, वो हर तरीके से अव्वल बच्चे कहलाए जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ आईक्यू। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज मतलब MA डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज CA इंटू 100। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, 3 से 4 बार जो है पिछले कुछ सालों में रिपीट हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये भी बताया है कि मेंटल एज रेफर टू द लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग टिपिकली एसोसिएटेड विद अ सर्टेन क्रोनोलॉजिकल एज, और क्रोनोलॉजिकल एज इज द इंडिविजुअल एक्चुअल एज इन ईयर्स। ठीक है, हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक, अगर आप फॉर्मूला भी लिख के आएंगे तो भी इनफ है, बट मैंने इसलिए डिफाइन कर दिया। समटाइम्स इट हैपन्स कि थोड़ा शॉर्ट में आ जाए क्वेश्चन, तो आप क्या मेंटल एज होती है, क्या क्रोनोलॉजिकल एज होती है, आप बता सकते हैं। ठीक, फ्रॉम विच वर्ड पर्सनैलिटी वर्ड हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। जो पर्सनैलिटी वर्ड है वो कहाँ से गठित हुआ है? तो पर्सनैलिटी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स पर्सोना। ठीक है, पर्सोना से आया है ये लैटिन वर्ड से, रेफरिंग टू मास्क इन असेंट रोमन थिएटर, जो प्राचीन रोमन थिएटर में मुखौटों को संदर्भित करता है। देन इन्वॉल्विंग टू रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल सोशल a role of character, and finally encompassing the lasting trait, behavior and unique ways of thinking, feeling and acting। देखिए, जब भी आप किसी व्यक्ति को जज करते हैं तो कैसे जज करते हैं? उसकी पर्सनैलिटी को देख के, उसके बिहेवियर्स को देख के। ठीक है, कि वो व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे फील करता है, क्या वो एक्ट कर रहा है। कहते हैं ना, पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। ठीक है, आपकी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं किसी व्यक्ति के आगे। ठीक है, सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी ही देखी जाती है, तो पर्सनैलिटी के थ्रू ही व्यक्ति आपको जज करता है। ठीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी? तो साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इंक्लूडिंग कॉग्निशन, इमोशन एंड मोटिवेशन। कि साइकोलॉजी क्या होती है? किसी भी ह्यूमन बिहेवियर पे स्टडी करना। ठीक है, और मेंटल प्रोसेस को, जिसके अंदर हम कॉग्निशन को यानी कि अनुभूति, भावनाएं और प्रेरणाओं को शामिल करते हैं। ठीक, हाउ मैनी आर द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट? हार्वर्ड गार्डनर ने ये इंटेलिजेंट टेस्ट के जो टाइप्स दिए हैं, बोर्डली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंट टेस्ट, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अगर आप 2-3 भी लिख के आते हैं तो इनफ है, मैंने इसलिए यहाँ पे बता दिए कि आपको जो भी इनमें से याद रहते हैं, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 टाइप्स दिए हैं इंटेलिजेंट टेस्ट के। ठीक है, 8 में से मैंने 5 लिख दिए हैं, अगर आपको इनमें से 2 या 3 भी याद रहते हैं तो आप लिख के आ सकते हैं, वो भी इनफ रहेगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट में पूछा गया है। ठीक है, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसाइट? अंतर्दृष्टि का क्या अर्थ होता है? अंतर्दृष्टि के नाम से समझ जाएंगे आप कि अंतर्दृष्टि जो है एक ऐसी स्थिति होती है ना, कि जहाँ पर व्यक्ति की किसी गहरी समझ को दर्शाया जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति की गहरी समझ को दर्शाता है। कि इंसाइट कैन ऑल्सो बी सीन एज अ सडन रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग दैट प्रोवाइड्स क्लैरिटी और डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और सिचुएशन। कि अंतर्दृष्टि को अचानक एहसास या समझ के रूप में देखा जा सकता है, जो किसी विशेष विषय या स्थिति के बारे में स्पष्टता या गहरी समझ प्रदान करता है। ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई करता है, क्लैरिटी देता है। इट्स लाइक अ लाइट बल्ब मोमेंट वेयर एवरीथिंग सडनली मेक्स सेंस और अ न्यू अंडरस्टैंडिंग डॉन अपॉन यू। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि एक प्रकाश बल्ब की तरह है, जहाँ पर सब कुछ अचानक से समझ में, जैसी लाइट, पहले अंधेरा होता है, अंधेरे में हम कुछ नहीं देख पाते, कुछ नहीं समझ पाते, जैसी घर में रोशनी होती है ना, हम सब कुछ समझ जाते हैं, हमें दिखाई देने लगता है सब कुछ, है ना। तो एक तरीके से इंसाइट भी ऐसा है, जब अंदर गहराइयों तक जाते हैं तो हम अच्छे से समझ पाते हैं चीज़ों को। ठीक है, व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट? तो अमूर्त बुद्धि क्या होती है? कि जहाँ पर हम किसी चीज़ के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में लॉजिकली और रीजनिंगली या फिर क्रिएटिवली किसी चीज़ के बारे में, किसी
प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना, ठीक है, अपनी सोच से भी बाहर निकल जाना, ठीक है, उससे ऊपर उठ के सोचना, तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक, 2017 के क्वेश्चंस देखते हैं अब। तो ये सभी हैं 10 क्वेश्चन 2017 के। ठीक है, पहला देखिए, फॉर्मूला ऑफ IQ आ गया, बताया मैंने, MA डिवाइड बाई CA इंटू 100। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है इस पेपर में। फिर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल एडजस्टेड चिल्ड्रन। वेल एडजस्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं? जो हर जगह अपने आप को एडजस्ट करते हैं, जो इमोशनली भी स्टेबल होते हैं, जिनके अंदर गुड सोशल स्किल्स होती हैं, अकेडमिकली अच्छे होते हैं और पॉजिटिव सेल्फ स्टीम होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, आप पॉजिटिवली हर तरीके से सोचते हैं, तो दे आर कॉल्ड वेल एडजस्टेड चिल्ड्रन। अगर इमोशनली बच्चा अच्छा नहीं होगा तो क्या वो किसी भी सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है? किसी बच्चे में सोशल स्किल्स अच्छे ना हो, ठीक है, तो वो भी एक अच्छी सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम फेस करेगा। तो वेल एडजस्टेड बच्चे में जो है इन सभी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब है डिलिक्वेंट बिहेवियर, जिसे हिंदी में कहते हैं अपराधी व्यवहार। ठीक है, नाम से ही लिखाएंगे आप ये। तो डिलिक्वेंट बिहेवियर कैसे बच्चों में होता है? जो किसी भी रूल्स या रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं, समाज में रहकर समाज के नियमों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो इसे ही डिलिक्वेंट बिहेवियर कहा जाता है। और उसमें किन चीज़ों को रखा जाता है, कैसी चीज़ों के बारे में वो उल्लंघन करते हैं? जैसे चोरी करना सीख जाते हैं, है ना, ड्रग्स लेना सीख जाते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं, किसी को गाली देना, मार झाड़ लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है, नशीली दवाइयों का सेवन करना, तो ये सभी जो है डिलिक्वेंट बिहेवियर के अंदर आते हैं। ठीक, काइंड्स ऑफ रीइंफोर्समेंट्स, सुदृढ़ीकरण के प्रकार। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि किसी को अच्छे काम के बदले में रिवॉर्ड देना और किसी को बुरे काम के बदले में पनिशमेंट देना। तो रीइंफोर्समेंट्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में किसी के अच्छे बिहेवियर के लिए उसको रिवॉर्ड देना, ठीक है, उसको पुरस्कार प्रदान करना, और नेगेटिव के लिए पनिशमेंट देना। ठीक है, उसकी रिमूविंग एंड एडवर्सली स्टिमुलेस की उसमें प्रतिकूल उत्तेजनाओं को दूर करना शामिल होता है। ठीक, जो बुरी हैबिट्स होती हैं उनको दूर करना शामिल किया जाता है। ठीक है, TAT टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी क्या है? TAT का मतलब होता है द थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट वेयर पीपल इंटरप्ट एम्बिजियस पिक्चर्स रिलीविंग देयर थॉट्स एंड इमोशन। कि एक ये इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण है जहाँ पर लोग अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को एक अस्पष्ट चित्र से व्याख्या करते हैं। सपोज सामने ये चित्र, स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है, तो व्यक्ति इस चित्र को देखकर अपने थॉट्स और इमोशंस को प्रकट करते हैं। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी के 2 टेस्ट के नेम बताए हैं मैंने आपको, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग TTCT एंड रिमोट एसोसिएट टेस्ट RAT। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे ही लिखना है। रिलेशनशिप बिटवीन मैच्योरेशन एंड ट्रेनिंग। तो मैच्योरेशन एंड ट्रेनिंग आर इंटरकनेक्टेड एज द पेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रेनिंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ मैच्योरेशन। कि प्रवक्ता और प्रशिक्षण आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रशिक्षण की गति और प्रभावकारिता परिपक्वता के स्तर से प्रभावित होती है। मतलब कि जो इनका लेवल है ना, वो मैच्योरेशन के लेवल से ही इफेक्ट होता है। ठीक है, प्रभावित होता है। मैच्योरेशन सेट द स्टेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल कैपेबिलिटी विच इन टर्न इम्पैक्ट द एबिलिटी टू एक्वायर एंड मास्टर स्किल थ्रू ट्रेनिंग। की परिपक्वता शारीरिक, संरचना, संज्ञात्मक और भावनात्मक क्षमताओं के विकास के लिए मंच तैयार करती है, जो बदले में प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल हासिल करने और उसमें महारत हासिल करने की क्षमता को प्रभावित करती है। कि जिसकी वजह से हमारे अंदर फिजिकली, कॉग्निटिवली और इमोशनली जो है मैच्योरेशन में डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, इससे जो है हम अपनी ट्रेनिंग के थ्रू ये एक्वायर करते हैं, इम्पैक्ट डलता है हमारी ट्रेनिंग के थ्रू, इमोशनली भी हमारे ऊपर, फिजिकली भी और कॉग्निटिवली भी। ठीक है,
4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो कौन कौन से? जेनेटिक है, न्यूट्रिशंस है, एनवायरनमेंट है, पेरेंटिंग है। आपका जेनेटिक यानी कि आपकी जीन्स भी आपके डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक जीन्स होते हैं आपके, आपकी न्यूट्रिशंस हो गया, आपका पालन पोषण हो गया, मतलब आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी पेरेंटिंग कैसी है। तो ये सभी फैक्टर्स जो है चिल्ड्रन के डेवलपमेंट को बहुत इफेक्ट करते हैं। These elements are contribute significantly to a child growth and overall development, ठीक है, कि चाइल्ड की ग्रोथ में और उसके पूरे डेवलपमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैक्टर्स। टू डस्टलेस और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं? तो देखिए 2 एग्जाम्पल देने हैं डस्टलेस और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, जो है थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथि, ये लिखेंगे हिंदी में। These glands release hormones directly into the bloodstream to regulate metabolism, कि मतलब जो थायराइड ग्लैंड है वो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को बॉडी के अंदर रेगुलेटली, ठीक है, रेगुलरली, एंड मैनेज द बॉडी स्ट्रेस एंड रेस्पॉन्स रेस्पेक्टिवली। और जो एड्रिनल ग्लैंड है वो मैनेज करता है बॉडी के स्ट्रेस को, ठीक है। व्हाट इज लिम्बोदो? जैसे हिंदी में कहते हैं कामेच्छा। कि लिम्बोदा इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन ओवरऑल सेक्सुअल डिजायर और एपेटाइट। कि कामेच्छा क्या है? शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति की समग्र यौन इच्छा या भूख का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सेक्सुअल डिजायर को ये डिस्क्राइब करता है। इट कंपाइज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस वन इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटी, कि इससे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कारक शामिल हैं जो यौन गतिविधियों में किसी भी रुचि को प्रभावित करते हैं। मीन्स वही हो गया कि सेक्सुअली डिजायर को, ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है लिम्बोडिया कामेच्छा, ठीक। तो ये थे सब 2017 के क्वेश्चंस। अब देखिए 2018 के क्वेश्चंस। तो ये सभी क्वेश्चंस जो है 2018 में आए पूछे गए हैं। फर्स्ट इज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, पिछड़े बालक की 2 विशेषताएं। तो बैकवर्ड बच्चे कौन होते हैं? जो स्लो लर्नर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी कॉग्निटिव, सोशली और इमोशनल डेवलपमेंट जो है दूसरों के कंपैरिजन में बहुत स्लो होता है, जिनको टाइम टू टाइम जो है असिस्ट करने की नीड होती है, हेल्प करने की नीड होती है, क्योंकि उनके साथ सामान्य बच्चे होते हैं जब वो पढ़ते हैं, ठीक है, जब एक साथ स्टडी को प्राप्त करते हैं, तो वो जो बैकवर्ड बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं लैग करते हैं, ठीक है, अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। एक्स्ट्रा उन पे ध्यान देने की नीड होती है, ठीक है। फिर से आ गया, देखिए टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट्स। बताया मैंने आपको 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव में जो है किसी भी काम को करने के लिए, अच्छे काम को, मतलब अगर आपने अच्छा किया तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा और उस दूसरे के लिए पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। अपोजिट हो गया ना उसका, ठीक। फिर से देखिए, फिर रिपीटेड है फॉर्मूला ऑफ IQ, ठीक है, MA डिवाइड बाई CA इंटू 100। फिर है 4th इज प्राइमरी लॉज ऑफ थॉर्नडाइक लर्निंग थ्योरी। तो 2 लॉ हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे दिए गए हैं पर हमें 2 ही बताने हैं। फिर है नेम 2 कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक तो जेनेटिक फैक्टर होता है जो आपके पेरेंट्स से रिलेटेड होता है, आपके जीन से, कि जो आपको माता पिता से विरासत में मिला होता है। एनवायरनमेंट, जैसे आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आपका एक्सपीरियंस कैसे है, आपकी सराउंडिंग कैसी है, एनवायरनमेंट के अंदर हम उनको इंक्लूड करते हैं, ठीक है, कि आपका पालन पोषण किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, आपकी सराउंडिंग, आसपास के लोग कैसे हैं, आसपास की सोसाइटी कैसी है, ठीक है। 2 फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड मेंटल हेल्थ। तो बायोलॉजिकल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं बच्चे की मेंटल हेल्थ को। बायोलॉजिकल हेल्थ में जैसे जेनेटिक और उसकी डाइट हो गई, और साइकोलॉजिकल हेल्थ में जैसे ट्रोमा का प्रॉब्लम हो सकता है उसको, ठीक, या कोई स्ट्रेस हो सकता है बच्चे को, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो एक तो फैमिली एनवायरनमेंट हो गया, कि फैमिली में अगर देखिए अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा तो बच्चे पे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे अगर माता पिता प्यार से रहते हैं, पूरा परिवार प्यार से रहता है, और अगर यही माता पिता में झगड़ा हो जाए, लड़ाई झगड़े रहें, तो बच्चे पे सोशली अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, बच्चे जो है गलत रास्ते पर चलने लगते हैं, ठीक है। पीयर रिलेशनशिप, अगर बच्चे की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोगों के साथ है, तभी कहा जाता है ना कि अच्छी कंपनी में रहिए,
ठीक है, बच्चों को यही सिखाया जाता है। तो इसीलिए क्योंकि बच्चों का सोशल डेवलपमेंट जो है अच्छा होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट, तो देयर आर सर्वल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट, जिसमें हमने इंक्लूड किया है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट टेस्ट है, सैनफोर्ड बिनेका और रेसलर अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट स्केल। ठीक है, और एक रामन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ठीक है, जो भी आपको याद रहे आप लिख सकते हैं। नेम टू टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, देखिए दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है क्रिएटिविटी का। अब देखिए अगर आपको ये याद नहीं रहता 1% तो 2 मार्क्स पूरे कट जाएंगे, और इतना छोटा सा आंसर देना है आपको 2 नंबर में कि टाइम भी बचता है आपका। ठीक है, कि टॉलरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिंग थिंकिंग, मतलब आप लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, और रिमोट एसोसिएट टेस्ट। ठीक है, मीनिंग ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज दैट इंडिविजुअल यूज टू कॉप विद एंजाइटी, स्ट्रेस और अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस, कि रक्षा तंत्र जो है जिसका उपयोग जो है व्यक्ति अपनी चिंता को, अपने तनाव को और अपनी अस्वीकार्य आवेगों को दूर करने के लिए, उसे निपटने के लिए जिस रणनीतियों का यूज़ करते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखिए 2019 के क्वेश्चंस, ये सभी 2019 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फर्स्ट इज डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो देखिए सबसे पहले साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी वो होती है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है, और अब इसको अगर एजुकेशन के साथ मिला देंगे तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या हो गई, जिसमें एजुकेशन सेटिंग के साथ ह्यूमन लर्निंग और उसके डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है। ठीक है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, नेम टू इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट, तो इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट इंक्लूड द स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंट स्केल एंड रेसलर अडल्ट इंटेलिजेंट स्केल। ठीक है, हिंदी में भी आपको ऐसे ही लिखना है। व्हाट इज रीइंफोर्समेंट, देखिए पहले आया था टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, अब पूछ लिया क्या है रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है, इज अ प्रोसेस दैट स्ट्रेंथ और इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर हैपनिंग अगेन बाय प्रोवाइडिंग कॉन्सेस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कि जो सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम प्रदान करके किसी व्यवहार के दोबारा होने की संभावना को मजबूत बढ़ाती है। हमने यही तो पढ़ा था कि किसी भी अच्छे काम के लिए किसी को रिवॉर्ड देना, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और किसी भी बुरे काम के लिए किसी को पनिश करना, तो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, फोर्थ इज व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है एक साइकोएनालिटिक थ्योरी है, जो किसने दी थी, कार्ल जग ने। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें सुझाव दिया गया था गर्ल के बारे में, जो गर्ल सेक्सुअली जो है अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, मदर के साथ नॉर्मल रहती है। ठीक है, व्हाट इज ड्राइव, ड्राइव कैन रेफर टू द इंटरनल मोटिवेशन और एम्बिशन टू अचीव अ गोल, किसी भी गोल को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आपके अंदर मोटिवेशन होती है, जो एम्बिशंस होती है, दे आर कॉल्ड ड्राइव। ठीक है, डिफाइन मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ क्या होती है। मेंटल हेल्थ के अंदर हम इंक्लूड करते हैं इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग को। ठीक है, भावात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण को शामिल किया जाता है। इट अफेक्ट हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। ठीक है, कि यह किस चीज़ को अफेक्ट करती है, कि क्या हम सोचते हैं, क्या हम फील करते हैं, कैसे हम एक्ट करते हैं। ये भी रिपीटेड है दोबारा। मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस थ्रू अडल्टहुड। ठीक है, हर स्टेज के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए इमोशनली अगर हम शुरू से अच्छे नहीं होंगे तो हमारी एडोलसेंस भी उससे इफेक्टिव होगी, अडल्टहुड भी इफेक्ट होगी। ठीक है, हाँ, हम मेंटली फिट नहीं होंगे तो हमारी हर एज को इफेक्ट करेगी हमारी मेंटल हेल्थ। ठीक है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आप कैसे गिफ्टेड चिल्ड्रन की विशेषताओं को बताएंगे। बताया था मैंने, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पहले आ चुका है। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं, जो टॉपर होते हैं क्लास के। ठीक है, जो हर तरीके से आगे रहते हैं, हर किसी चीज़ में आगे होते हैं वो, तो वो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑफन हैव एडवांस कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड डिमोन्स्ट्रेट हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी
प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, क्रिएटिव माइंड होता है उनका, क्यूरियस रहते हैं हर चीज़ को सीखने में, उनका जो पैशन होता है लर्निंग के लिए बहुत हाई होता है, ठीक है। उनको ये होता है हमेशा कि हम कहीं से भी सीखें, बस हम सीखें, उनका दिमाग सिर्फ इसी चीज़ में चलता है, समझ लो, ठीक है। गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं, मतलब वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होती है, लॉजिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होती है, किसी भी प्रॉब्लम को फट से सॉल्व, उनको मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दो तो वो फट से सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो उनकी लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सब बहुत अच्छी होती है, हाई लेवल की होती है, ठीक है। राइट टू फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये भी अभी हमने पढ़ा है, जेनेटिक और एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस, ठीक है, ये अफेक्ट करते हैं बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। फिर है नेम टू साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेट्स ऑफ पर्सनैलिटी, तो वही जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जिसमें हम एनवायरमेंट में इंक्लूड करते हैं कल्चर को, अपब्रिंगिंग को और लाइफ एक्सपीरियंस को, ठीक है। पर्सनैलिटी में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट से नहीं है, ईजी से हैं, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, अभी ये भी पढ़ा था हमने, ठीक है। रिप्रेशन क्या होता है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, इन्वॉल्व अनकॉन्शियसली पुशिंग पेनफुल और डिस्टर्बिंग थॉट्स, मेमोरीज और इम्पल्स आउट ऑफ अवेयरनेस टू अवॉइड डीलिंग विद दैम, कि दमन एक रक्षा तंत्र के रूप में उनसे निपटने से बचने के लिए अनजान में कोई दर्दनाक या परेशान करने वाले विचारों या यादों का आवेगों को जागरूकता से बाहर धकेलना शामिल है। मतलब कोई, हम बोल सकते हैं कि हमारे साथ हमारे पास कोई बुरी यादें हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं, तो रिप्रेशन वही कहलाता है, ठीक है, बुरी यादों को भूलना, ठीक है। दो 2022 के क्वेश्चंस देखिए, अब ये सारे हैं 2022 के क्वेश्चंस, देख रहे हैं आप कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं रिपीटेड है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि वेरी शॉर्ट आप सारे प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि वेरी शॉर्ट में रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन और पूरे मार्क्स में मिलते हैं। फिर एक कॉजेज ऑफ डिलिक्वेंस, दी कॉज ऑफ डिलिक्वेंस कैन इंक्लूड फैक्टर्स सच एज पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, फैमिली डिसफंक्शन एंड पीयर प्रेशर। देखिए अपराध क्या होता है आप सभी जानते हैं, जैसे किसी से मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, शराब पीना, नशीली दवाइयों का सेवन करना, मीन्स ड्रग्स लेना, तो ये सभी क्या होते हैं, अपराध के लक्षण होते हैं, ठीक है, ये अपराध होता है। अब अपराध के कारण किस वजह से होते हैं, किस वजह से लोग अपराधी बन जाते हैं, हम बोल सकते हैं। पहला कारण तो देखिए पॉवर्टी है। देखिए जब व्यक्ति गरीब होता है ना, उसके पास कुछ नहीं होता खाने पीने के लिए, तो एक व्यक्ति जो है अपराध की राह में चल पड़ता है, हम ऐसे कह सकते हैं इसको, ठीक है। जब कुछ पेट भरने के लिए, ठीक है, व्यक्ति को कुछ तो चाहिए होता है ना, तो व्यक्ति ना गलत दिशा पकड़ लेता है, अपराध की दिशा पकड़ लेता है, चोरी करना शुरू कर देता है। चोरी करने से क्या होगा, 2 पैसे आएंगे और व्यक्ति की गरीबी दूर होगी, ठीक है, व्यक्ति यही सोचता है। तो पॉवर्टी एक सबसे बड़ा कारण है। लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी होना, लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो भी गलत राह पे चल पड़ते हैं। फैमिली डिसफंक्शन, फैमिली में लड़ाई झगड़े होना, माता पिता के बीच में लड़ाई झगड़ा होना, ठीक है, अगर बच्चा शुरू से लड़ाई झगड़े देखता आ रहा है, माता पिता को लड़ते देखता आ रहा है, तो वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है। पीयर प्रेशर, ठीक है, पीयर प्रेशर भी, क्योंकि जैसे शर्त नहीं लगाते हैं, आपने देखा होगा कि आपस में यार दो शर्त लगा लेते हैं, तू ऐसा करके दिखा तो देख ऐसे होगा, ठीक है। तो इस पीयर प्रेशर की वजह से भी लोग गलत डायरेक्शन पर चले जाते हैं, ठीक है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, आप कैसे पहचानोगे गिफ्टेड चिल्ड्रन को, तो हम ऑब्जर्व करेंगे उनकी एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ को, एबिलिटीज़ को, उनके अंदर इंटेलेक्चुअल पोटेंशियलिटीज़ होती है, क्रिएटिविटी होती है ना, हर तरीके से वो लर्न करते हैं, हर तरीके से वो आगे रहते हैं, ठीक है, उनमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है सीखने की। रिपीटेड क्वेश्चन, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टैट क्या होता है, ठीक है, क्या था टैट, कि जब हम अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए अपनी अस्पष्ट चित्रों की व्याख्या करते हैं, ठीक है, तो वो टैट कहलाता है। जल्दी से इसलिए बता दिया क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट, फिर से रिपीटेड है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना, अपनी सोच से ऊपर जाके सोचना, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ जितने भी होते हैं, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, वो फट से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, अमूर्त बुद्धि कही जाती है इसे हिंदी में, ठीक है। अब किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी से लॉजिकली और रीजनिंग के थ्रू सॉल्व करना, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाती है, ठीक है।
व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग क्या है? तो लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज को और स्किल्स को एक्वायर करते हैं। किसके थ्रू? स्टडी के थ्रू, ठीक है, किसी एक्सपीरियंस के थ्रू या किसी ट्रेनिंग। जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे अंदर एक नॉलेज या स्किल्स एक्वायर होती है, उसको हम प्राप्त करते हैं। किसी भी एक्सपीरियंस से हमारे अंदर नॉलेज एक्वायर होती है। जब हम और सीखते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, एक्सपीरियंस मिलता जाता है, तो हम और लर्निंग करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के थ्रू हम लर्निंग करते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और सीखने के बीच क्या अंतर है? तो टीचिंग इज द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज और स्किल टू समवन। टीचिंग है किसी के अंदर नॉलेज और स्किल को इम्पार्ट करना, ठीक है। और लर्निंग क्या है? अपने अंदर नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर करना, ठीक है। विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। और क्यों कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड? बिकॉज इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर ग्लैंड बाय सीक्रेटिंग हार्मोन्स। मतलब सीक्रेटिंग हार्मोन्स के द्वारा ये अदर ग्लैंड्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, लर्निंग को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? प्रायर नॉलेज, जो पहले से ही आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है। अटेंशन, किसी भी क्लास के अंदर अगर आप अटेंशन के साथ पढ़ रहे हैं, पूरी मोटिवेशन के साथ पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी लर्निंग स्किल्स और डेवलप होगी, आपका लर्निंग अफेक्ट करेगा उससे, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ भी जो भी टॉपिक करा रही हूँ या यही टॉपिक करा रही हूँ, अगर आप पूरी अटेंशन के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है, मुझे पूरे अच्छे से पढ़ना है, तो आप मोटिवेटेड हैं अंदर से, ठीक है, तो आपकी लर्निंग उससे अफेक्ट होगी, आप जल्दी सीखेंगे। आपका लर्निंग स्टाइल, आपका एनवायरनमेंट, आपका फीडबैक और टीचिंग क्वालिटी, एवरीथिंग इज मैटर, ठीक है। फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग IQ? अब तो आपको भी याद हो गया होगा, लाइव क्लास नहीं है ना, वरना मैं आपसे पूछती, बताइए क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिए MA डिवाइड बाई CA इंटू 100, ठीक है। प्रिंसिपल और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल है, यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वही बताए हैं मैंने। कंटिन्यूटी, सेफलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमेडिस्टल डेवलपमेंट। सेफलोकॉर्डल में हेड टू टो, ठीक है, और प्रॉक्सिमेडिस्टल में सेंटर टू पेरिफेरल, ठीक है। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए 2023 के वेरी शॉर्ट, ये सारे क्वेश्चंस है वेरी शॉर्ट के। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, काइंड्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव। पता है पॉजिटिव अच्छे बिहेवियर के लिए और नेगेटिव जो है किसी भी बुरे बिहेवियर को, प्रतिकूल उत्तेजना को रिमूव करना, ठीक है, उसके लिए पनिशमेंट देना। फॉर्मूला ऑफ IQ फिर से रिपीटेड है, ठीक है। MA डिवाइड बाई CA इंटू 100। देखिए फिर से, राइट द नेम ऑफ 2 टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, टॉलरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिंग थिंकिंग TTCT और रिमोट एसोसिएट टेस्ट RAT, ठीक है। देख रहे हैं आप कितना सारा रिपीटेड है क्वेश्चन, ये देखिए ये भी रिपीटेड है। डिफेंस मैकेनिज्म फिर से रिपीटेड है। डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज दैट वी यूज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम अनकंफर्टेबल थॉट्स और फीलिंग। कि रक्षा तंत्र एक ऐसी रणनीति होती है जिनका उपयोग हम अपने थॉट्स को और फीलिंग्स, जो हमारी अनकंफर्टेबल थॉट्स और फीलिंग होती है, उससे बचने के लिए करते हैं। दे डिस्टॉर्ट रियलिटी टू मेक डिफिकल्ट सिचुएशन ईजियर टू हैंडल विदाउट अस इवन रियलाइजिंग इट। वे कठिन परिस्थितियों को संभालना आसान बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, जिसका हमें एहसास भी नहीं होता, ठीक है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, हु सेड इट? किसने कहा है? JB वॉटसन ने कहा है, ठीक है। डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मैनेज बोथ योर ओन इमोशन एंड अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ पीपल अराउंड इट। इमोशनल है, नाम से समझ पाएंगे, अपने इमोशनल को भी समझना, इमोशंस को भी समझना और दूसरों के इमोशंस को भी समझना ही इमोशनल इंटेलिजेंस में इंक्लूड किया जाता है। देयर आर 5 एलिमेंट्स, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल
स्किल्स। ये सभी 5 एलिमेंट्स हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस में यूज़ किए जाते हैं, की पॉइंट्स हैं। ठीक है, फिर से रिपीटेड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल हेल्थ। देखिए अभी मैं 7th क्वेश्चन कर रही हूँ, 7th में से 6th क्वेश्चन रिपीटेड है, एक क्वेश्चन अलग आया है बस इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो भी ऐसा है जो आप नाम से ही समझ जाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी इन केस नहीं समझ पाते तो आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। 10 में से आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 2 की तो छोड़ने की चॉइस होती है ना। ठीक है, mental health includes our emotional psychological and social well-being. It affects how we think, feel and act. Mental health is important at every stage of life, from childhood and adolescence through adulthood. ठीक है, who was the propounded of drive theory of motivation? मोटिवेशन की ड्राइव थ्योरी किसने दी थी? तो वो दी थी कार्ल हल ने। ठीक है, कार्ल हल ने दी थी और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कब? 20th सेंचुरी के। ठीक है, हु इज प्रोपाउंडेड ऑफ मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट। मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट किसने दी थी? हॉवर्ड गार्डनर ने। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। तो किसने दी थी? अल्फ्रेड बिने ने दी थी 20th सेंचुरी से पहले। ठीक है, किस सदी में हम बोल सकते हैं, जो एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे। बिने डेवलप द आइडिया ऑफ मेंटल एज एज अ मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल कॉग्निटिव एबिलिटीज रिलेटिव टू देयर क्रोनोलॉजिकल एज। हमने यही तो फॉर्मूला पढ़ा था, एम ए डिवाइड बाई सी ए इंटू 100। देखिए अब इसमें पूछ लिया मेंटल एज क्या होती है, और वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी मेंटल एज, इसलिए मैंने कहा था कि हो सकता है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो बिने ने डेवलप किया था ये आइडिया। क्यों डेवलप किया था? ताकि मेज़र किया जा सके एक व्यक्ति की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को, उसको क्रोनोलॉजिकल एज के साथ। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए हो। इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो वो मेरे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। ठीक, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी और पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।